हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जिस तेजी से दुनिया के हालात बदल रहे हैं, उसके मरकज में, उसके सेंटर में सबसे अहम जो बात चर्चा में है वो ये: क्या अमेरिका में इजराइल सपोर्ट खो रहा है? क्या अब अमेरिका के लिए इजराइल बोझ बन गया है? कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इस बात को कह रहे हैं। खुद अमेरिका के टकर कार्लसन ये कह रहे हैं कि ट्रंप के बाद अब कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं आएगा जो इसराइल के लिए इतना ज्यादा नजदीकी हो, या इसराइल के लिए मुल्क को कुर्बान करने वाला हो, या ये कि प्रो इसराइल ये आखिरी प्रेसिडेंट हैं। इस हद तक भी ये बात कही जा रही है। अभी हाल ही में नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब सवाल करने वाले ने पूछा तो ये कहा कि क्या आप अमेरिका को चलाते हो, तो उन्होंने ऐसे जस्टिफाई किया कि अमेरिका में तो ये कहा जाता है कि मैं अमेरिका को चलाता हूं, और इसराइल में ये कहा जाता है कि अमेरिका इसराइल को चलाता है। यानी वो भी एक ऐसे सवाल में उलझे हुए हैं कि आखिर किस तरफ जाने वाले हैं। ये बहुत ही अहम इशू है। इस पर बात करने के लिए बाकायदा बहुत ही तैयारी के साथ, डेटास के साथ मेरे साथ मौजूद हैं खास मेहमान फिरोज मीठी बोरवाला साहब, जो वेस्ट एशिया की सियासत पर भी अच्छी नजर रखते हैं और अमेरिका के अंदर की सियासत पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वहां इस गहराई से वहां की हालात को जानते हैं। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया इस अहम टॉपिक पर, इस अहम मौजू पर। मुझे लगता है कि आज बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वक्त की सियासत का जो कुछ ये झमेला है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको समझने में आसानी होगी इस प्रोग्राम के आखिर तक, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जी फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है। क्या कुछ है, कैसे देख रहे हैं आप इन हालात को? जी। एक तो आज 4 अगस्त है। अमेरिका में हमारे वहाँ तो 5 तारीख हो गई है। आज कुछ प्राइमरीज है, जिसमें सबसे क्रूशल प्राइमरी आज मिशिगन में है। डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर की जो प्राइमरी है, जो अब्दुल अल सैयद डॉक्टर जो है वो हैली स्टीवेंस के सामने लड़ने वाले हैं। हैली स्टीवेंस एपैक और इसराइल फंडेड है, उसको $60 मिलियन का फंडिंग मिला है। डॉक्टर अब्दुल अल सैयद को मिला है $7 मिलियन का फंडिंग। और अब्दुल अल सैयद 15 to 16 परसेंटेज पॉइंट से लीड कर रहा है। ये हम्म। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा कि आप, जो जोरान ममदानी ने पहले भी कर दिया था, कि अब पैसों की ताकत से इसराइल अभी अमेरिकन पॉलिटिक्स को नहीं कंट्रोल पाएगा। एक मैसिव एंटी इसराइल वेव है, एक एंटी इसराइल सेंटिमेंट है, जो अभी सिर्फ एपैक के पैसे और पुराने स्टाइल से नहीं चलेगा। तो वो हमको देखना है कि उसका रिजल्ट क्या आता है। एनीवे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है और जरूरी है समझना कि अमेरिकन पॉलिटिक्स कहाँ जा रहा है, खास करके इसराइल के संदर्भ में। मेरा स्पष्ट मानना है, ये दिख नहीं रहा था हम जैसे लोग को भी 10 साल पहले भी, मगर पोस्ट 7 अक्टूबर और उसके बाद जो ईरान की वॉर हुई है, ये पिछले 2.5-3 साल में, 3 साल भी कंप्लीट हो गया अक्टूबर में, मगर इसराइल का ग्राफ भयंकर रूप से गिरा है। आज 80% डेमोक्रेटिक पार्टी विरोध करती है इसराइल को, और ओवरऑल 60% विरोध करती है। जो बेसिक फिगर आ रहे में तो अंत तक इससे ज्यादा ही होगा। और क्रिश्चियन चर्चेज में एक बहुत बड़ा अवेकनिंग है। डेमोक्रेटिक पार्टी को तो नेतन्याहू ने खुद टारगेट करते करते उसने दूर कर दिया है। तो ये मैसिव चेंजेस आ रहे हैं अमेरिका में, जिसको हम लोग को बारीकी से समझना होगा। उसमें मैं शुरू करूंगा कुछ टर्म से। नेतन्याहू स्पेशल फैक्टर है, उस पर एक अलग से चर्चा करेंगे। नंबर 1 है कि 7 अक्टूबर के बाद जो इसराइल का जो विक्टिमहुड कार्ड था, इटर्नल विक्टिमहुड कार्ड, हॉलोकॉस्ट मेरे साथ ही हुआ, मेरे साथ ही दुनिया में जो बुरा हुआ हमारे साथ ही हुआ, वो कार्ड अभी खत्म हो गया है। हम्म। किसी को कोई हॉलोकॉस्ट में भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो जो नरसंहार देख रहे कि हिटलर से बदतर हाल गाजा ने में आज हुआ है, तो वो सिंपैथी कार्ड अभी इसराइल ने खुद अब से एक्शन से, अपने शब्दों से खोया है। हम्म। मतलब ये उनका बोलना है कि एंटी सेमिटिज्म, जो मैं टर्म का विरोध करता हूँ, मगर जूस की नफरत एक डिजीज है हम्म। जो हम लोग हजारों साल से भुगत रहे हैं। कोई डिजीज नहीं है, आपकी करतूतों के कारण, आपके एक्शंस के कारण
आपके किताबों में जो लिखा है तोरा और तालमुद में, वो सब मैं आज बात करूंगा, जो आज अभी इंटरनेट के एज में कुछ छिपा नहीं है और अभी सब हम्म, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। हम्म, दूसरा है जो कार्ड है एंटी सेमिटिज्म, वो कार्ड झूठा कार्ड है। तुम एंटी सेमिटिक हो, तुम एंटी सेमिटिक हो। अभी लोग बोलने लगे हैं, जो हम जैसे लोग पहले बोलते थे कि ये टर्म जो यूरोप से आया हुआ है वो टर्म ही गलत है, हमें अपनी खुद की भाषा तय करनी होगी, क्योंकि पैलेस्टीनियन सेमिटिक है, हम्म, सीरियन सेमिटिक है, लेबनीज सेमिटिक है, जॉर्डन के लोग सेमिटिक है, ये वेस्ट एशिया के काफी ज्यादा करके लोग सेमिटिक ओरिजिन के। भाई तुम कहाँ से सेमिटिक हो जो यूरोप से आए हो? हम्म, तुम्हारे यूरोप के लिए बोलते थे वो भाषा का सवाल है, वो एथनिसिटी की बात नहीं, मगर एथनिसिटी का भाई सवाल है और भाषा का भी सवाल है, और मेरा मानना है कि ये ज्यादा एथनिसिटी का सवाल है। ठीक है, क्योंकि इनका आगे आगे बढ़ने से पहले जरा हाँ सेमेटिक को और डिफाइन कर दीजिए, आज लोगों को जी जी आसान जी। हो जाएगा। हाँ, देखो नोआ के जो बेटे थे ना, शेम, हैम एंड जाफेत, तो हम्म, वहां जो शेम वाली जो लाइन है उसको सेमिटिक लाइन बोलते हैं। ठीक है, हम्म, हम्म, तो इसलिए जूज अपने आप को ओरिजिनल सेमाइट बोलते हैं, मगर जो यूरोप में जो है वो शेम के बेटे नहीं है भाई। तुम अश्केनाजी कॉकेशियन लोग हो, ठीक है। हम्म, जैसे हम भारत के मुसलमान कुछ सेमेटिक नहीं है भाई, हम लोग भारत के एथिक स्टॉक है। ठीक है हम्म, ना। मेरा कोई क्लेम मक्का मदीना पे नहीं है, मैं हम्म, जाके हज उम्रा करके आओ, दैट्स इतना ही है। अभी हम्म, यूरोप के आश्किनाजी जूस बोले भाई जेरूसलेम मेरा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक हम्म, है, ये सिंपल बात है, ठीक उस पे और डिटेल में बात होगी। एनीवे, ठीक वो है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। हम्म, तो इसलिए जूस की नफरत की बात करेंगे तो यस, एक तबका है जो जूस के लिए नफरत करता है। मगर मेरा मानना है अभी बहुत कुछ पढ़ने के बाद कि उनके एक्शंस और उनके करतूतों के कारण ये नफरत बढ़ी, और हमारी आंखों के सामने है। ये पिछले 40-50 साल का इतिहास ये बात बता रहा है। क्योंकि पैलेस्टीनियंस का के जो रूट्स है, यहाँ 11,000 से 14,000 साल पुराना है। इब्राहिम नबी के पहले भी वहाँ लोग रहते थे। इब्राहिम नबी के 3 वाइफ्स थे, और उनसे जो 8 इनके जो अलग अलग बच्चे निकले, केतुरा हम्म, से भी निकले वगैरह वगैरह, तो वो एक बात है। तो उनको कैनानाइट्स बोलते हैं या नटुफियंस बोलते हैं, जिसके पहले भी आए थे। तो द पॉइंट इज कि ये कार्ड भी अभी एंटी सेमेटिक कार्ड में है, क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूँ अभी सोशल मीडिया पे कि जब भी ये बात आती है तो फटाफट लोग लिखते हैं कि भाई तुम लोग तो हो ही नहीं, तुम तो यूरोपियन आश्किनाजी जूस हो, ईस्ट यूरोप से आए हो, यूक्रेन रशिया पोलैंड वगैरह, भाई तुम लोग का यहाँ क्या करना है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट हो गई है। तो आज और उसके साथ क्या हुआ कि ये भी मैंने गिलाड एजमोन से सीखा है कि सिर्फ जायनिज्म की बात करके नहीं चलेगा, आपको यहूदी धर्म की बात करनी पड़ेगी। हम्म, जब मैंने आइसिस और अलकायदा, और मैं, मेरे लिए डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, जब आइसिस और अलकायदा की भी जो कट्टरवाद इस्लामिक धारा दिखी, जो कहाँ से वो हदीस लाते थे और क्या क्या करते, तो मैंने उसका विरोध किया था। ऐसे में ही क्रिश्चियन कट्टरवाद हो या हिंदू धर्म का कट्टरवाद हो, मैं बराबर से ये सब कट्टरवाद के खिलाफ खड़ा हूँ। ठीक है, हम्म, वैसे ही सिर्फ जायन, क्योंकि इसराइल एक जूइश स्टेट है, वो अपने आप को बोलते थे जूइश स्टेट ऑफ इसराइल, वो अपने आप को जायनिस्ट स्टेट ऑफ इसराइल नहीं बोलता। तो भाई, तो जब जूइश स्टेट है तो उसी मापदंड पे तुम्हारी बात होगी। तो आज हम लोग तो जूइश आइडियोलॉजी में जो दिखता है उनकी किताबों में, तोरा तालमुद में, कि एक सुपरमेसिज्म है, वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, हम ही है सर्वश्रेष्ठ। तुम हमारे लिए जंग करो, मरो, तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम पैसा हमारा, प्रॉपर्टी तुम्हारी हमारी। ये बहुत स्पष्ट रूप से ये सब ये बातें बोलते हैं। और एक ग्लोबल हेजिमनी का उनका एजेंडा है, जो वो मतलब ग्रेटर इजराइल एक प्रोजेक्ट है, मगर पूरी दुनिया के राज करने की बात है। तो तालमुद और तोरा की भी बात होगी, और उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्रिश्चियन चर्चेज में एक जागरूकता फैल रही है। हम्म, पैलेस्टीन क्रिश्चियन पे इस पे बहुत काम किया है, और वहां 2006 में एक क्रिश्चियन जायनिज्म के विरोध में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट निकला था, द चर्चेज ऑफ जेरूसलम, 2006 का एक डॉक्यूमेंट है जो आज मैं पढ़ूंगा। और उसके साथ जो सबसे बड़ा कबाड़ा नेतन्याहू ने किया, उस पर एक अलग किस्म से चर्चा करनी होगी। एक हम्म, अटलांटिक में एक आर्टिकल भी आया है कि नेतन्याहू ने, क्योंकि एक समझदारी थी पहले के इजरायली लीडर्स में कि भाई दोनों पार्टियों से बात करो, दोनों पार्टियों में हमारे जो लोग हैं उनसे सेनेट और कांग्रेस में वोटिंग करो। हम्म, मगर नेतन्याहू ने ओबामा को अटैक किया, जो लेफ्ट है डेमोक्रेटिक पार्टी में उनको अटैक किया। ओके, तुमने ट्रम्प के लिए डायरेक्टली सपोर्ट किया। उससे हुआ क्या कि जो एक बाई पार्टीसन कंसेंसस था अमेरिकन पॉलिटिक्स में इसराइल को लेकर, हम्म, मतलब अमेरिका में दोनों पार्टियों में बहुत मतभेद है, हम्म, मगर जहां तक इसराइल की बात है दोनों एक साथ आ जाते हैं, वो अभी टूट रहा है, भयंकर रूप से टूट रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में 2 वोट हुए थे कि इसराइल को हथियार नहीं भेजने चाहिए,
तो उसमें पहली बार देख लिया कि जो 47 अमेरिकन सेनेटर्स है, उसमें से 40 सेनेटर्स ने इजराइल के खिलाफ वोट किया। हम्म अनबिलीवेबल है ये स्टेटिस्टिक। हम्म हम्म ओके, ये सोच ही नहीं सकते। पहले वो कोर्ट था, 4-5 लोग होते थे उसमें करने वाले, मगर अभी वो भी कांग्रेस में, कांग्रेस और सेनेट अलग होता है। ओके, हम्म, सो वो जो सब फैक्टर्स है उसके साथ में आऊंगा। ऑफ कोर्स टक्कर कार्लसन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। दूसरा है कि एक्चुअली इसको और समझने की बहुत जरूरत है। मैं बार बार बोलता हूँ हमारे आपके भी दर्शकों को कि एक किताब है बाय प्रोफेसर श्लोमो सैन, हम्म, द मिथ ऑफ द क्रिएशन ऑफ द जूइश आइडेंटिटी। हम्म, तो एक्चुअली कुछ जूइश लीडर्स थे और इंटेलेक्चुअल्स थे, इब्राहिम पोलॉक, इजराइल बेल्किन, बेर बोरोकोव, डेविड बेन गुरियन तक, निजाक बेंज भी, जब वो गए फिलिस्तीन, तो बोले कि यहाँ जो किसान है ना, हम्म, वो तो पहले यहूदी थे, ये तो वही लोग हैं, हम लोग हैं। हम्म, वैसे ये गलत है क्योंकि ये तो यूरोप से आए थे, मगर उनका बोलना है कि ये हजारों साल से यही लोग यहाँ जीते हैं। ओके, तो श्लोमो सैन लिखते हैं कि भाई वो पहले कोई दूसरे धर्म में थे, बाद में यहूदी बने, बाद में ईसाई बने, बाद में मुसलमान बने, मगर ये ओरिजिनली वहीं के लोग हैं। हम्म, ओके, फिर ये मिथ ऑफ द एक्सेल की बात आती है कि यहूदियों को निकाला गया था 70 AD में, ईसा मसीह के क्रूसिफिक्शन के बाद, जो कि 135 तक तो सब यहूदी मेजोरिटी को निकाल गया। वो भी झूठी बात है, क्योंकि हम्म, रोमन्स ने जब जब भी देशों को कैप्चर किया, उन्होंने वहां के लोगों को निकाला नहीं। हम्म, जो लड़े होंगे उनको निकाला होगा, वो भी एक आधा टका लोग होते हैं जो लड़ते हैं, ठीक है। मगर उनको चाहिए कि वहां लोग किसानी करे, मेहनत करे, मजदूरी करे, बिजनेस करे, ताकि टैक्सेस मिले रोमन एम्पायर को। हर एम्पायर के लिए वही मामला होता है। तो रोमन एम्पायर ने किसी भी लोगों को वहां से अपने पूरे एम्पायर में कभी निकाला नहीं, तो जूस को भी नहीं निकाला था। हम्म, ओके, तो ये लोग कौन है जो वहां जीते? ये कभी जूस थे, क्रिश्चियन बने, मुस्लिम बने, तो यही लोग हैं ओरिजिनल लोग। तो प्रोफेसर श्लोमो सैन की किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, जो हर एक व्यक्ति जो अपने आप को मानता है कि पैलेस्टाइन के सवाल को समझना है, वो किताब एसेंशियल रीडिंग है। हम्म, उसके साथ कुछ स्टेटिस्टिक्स के सामने जाऊंगा जो बोलना जरूरी है। हाँ, एक है कि अभी जो एंटी इजराइल सेंटिमेंट है, वो डेमोक्रेट्स में 80% तक जा चुका है। हम्म, बहुत हाई है ये। हम्म, ओके, नौजवान में तो भयंकर है। जो हम लोगों ने कॉलेज कैंपसेस और यूनिवर्सिटीज में लगातार देखा, रिपब्लिकन्स में भी अभी लगभग 45 to 50% एंटी इसराइल हो रहे हैं। क्योंकि और एक प्रॉब्लम रिपब्लिकन्स के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ट्रम्प और इसराइल के कारण उनके लिए बहुत बड़ा एक इलेक्शन का मसला बनते जा रहा है। ओके, और इंडिपेंडेंस में भी 50% से ज्यादा एंटी इसराइल हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़े फिगर्स है। अभी पॉइंट ये है कि इसराइल के लिए नफरत कैसे कैसे फैलती गई। हम्म, अभी हमको और सर इन 3 सालों में बहुत कुछ दिख रहा है, हम्म, मगर इनके पाप पुराने हैं। ओके, मैं तो मानता हूं कि जो पहला टर्निंग पॉइंट आता है, वो आता है जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद, 1963 में, जब जॉन एफ कैनेडी ने दो पोजीशन लिए कि एक तो इसराइल को बॉम्ब नहीं मिलना चाहिए, न्यूक्लियर बॉम्ब। हम्म, दूसरा है कि इनकी जो यहाँ संस्थाएं है, जो फंडिंग करती है, उनको फॉरेन रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। हम्म, एक फॉरेन एंटिटी जब रजिस्टर करती है, उसके लिए एक अलग कानून लागू होता है। ओके, ये दोनों को लेकर जॉन एफ कैनेडी की हत्या मोसैड और सीआई दोनों ने की है। ये हम्म, बातें बहुत स्पष्ट है अभी। हम्म, ओके, ये, और बेन शपीरो बोलता है, जो जायनिस्ट जो पत्रकार है वहां का, अरे बहुत पहले हो गया, क्या फर्क पड़ता है, क्यों चर्चा कर रहे हो? इस हम्म, किस्म के लोग हैं। जहाँ खुलकर हम्म, टकर कार्लसन और ये जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन लीडरशिप है, क्योंकि अभी टकर कार्लसन, थॉमस मैसी, मार्जरी टेलर ग्रीन, केन स्टोन जिसने रिजाइन किया, जो काउंटर टेररिज्म के चीफ थे, ये सब एक अलग रिपब्लिकन पार्टी के बाहर जाकर अभी वो लोग एक नया कॉन्जर्वेटिव मोर्चा बना रहे हैं, जिससे रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान होने वाला है। हम्म, दूसरा जो पड़ाव आता है 1967 में, कि यूएसएस लिबर्टी, जो अमेरिका की सबसे एडवांस स्पाईशिप थी वो टाइम की, और इजिप्ट वाला वॉर, मतलब वो 6 डे वॉर, तो इसराइल ने आके वो को उड़ा दिया। दिख रहा था कि अमेरिका की शिप है, मगर उनको वहां से एविडेंस ना जाए कि किसने पहले हमला किया है, तो उन्होंने बॉम्ब पे बॉम्ब डाल के उनके हवाई जहाज ने आकर वो यूएसएस लिबर्टी को उड़ा दिया। हम्म, तो 2-3 साल तक के पहले तो मेन स्ट्रीम अखबारों में तो यूएसएस लिबर्टी का नाम, मतलब आप सोचो कि ये अमेरिकी नेवी के लोग हैं, ये कोई हम्म, कार्यकर्ता नहीं है, मगर वो अपनी बात मीडिया में नहीं ला पाए। तो ये पहली बार हुआ कि जो सर्वाइवर्स है उन्होंने इसराइल के झंडे जलाए अमेरिका में। कि कभी हम्म, इसराइल का झंडा कोई जलाता नहीं, अमेरिका का झंडा फिर भी जला लो, हम्म, मगर अभी इसराइल का झंडा अमेरिकन मिलिट्री वेटरन जला रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हाल ही में जो
मतलब उसके बाद आता है 9/11 का पूरा मामला। ओके, 9/11 WTC पेंटागन, वो भी खुलकर बात आ रही है कि ये मोसाद सीआईए का ऑपरेशन था। ओके, क्योंकि एक 1996 का एक डॉक्यूमेंट है, अ क्लीन ब्रेक फॉर अ न्यू स्ट्रेटेजी। ओके, मतलब वो नेथन्याहू और एरियल शरोन का डॉक्यूमेंट है कि भाई ये जो ऑस्लो पीस प्रोसेस हो गया, उससे हमको अभी पीछे हटना होगा, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, और उसको लेकर जो भी करना है हमको करना है। तो उसके बाद एक और एक डॉक्यूमेंट आता है, प्रोजेक्ट फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी, जिसमें बोलता है कि अगली सदी हमारे लिए कोई सोवियत यूनियन है नहीं, कौन है हमारे सामने, मगर अमेरिकन जनता को कैसे हमारे पीछे रहे। तो एक नए पर्ल हार्बर की जरूरत है, जैसे हवाई पे हमला हुआ जापान का और उसके बाद हम लोग उतर पाए। तो 9/11 WTC पेंटागन का अटैक था वो नया पर्ल हार्बर, जिसकी अमेरिका को जरूरत थी, इजराइल को जरूरत थी। उसके बाद खुलेआम अफगानिस्तान, इराक, ईरान, लेबनान, सीरिया, लिबिया, एक एक टारगेट था, 7 देशों का टारगेट था, ईरान आखिरी टारगेट है, मगर बाकी के 7 देशों को वो लोगों ने अटैक किया ही किया है। मगर वो भी बात समझ में आ रही है कि वो पूरा मोसाद सीआईए का काम था, और वो पोस्ट 9/11 वर्ल्ड में पिछले 25-26 साल में $8 ट्रिलियन से अभी $9 ट्रिलियन का खर्चा अमेरिका कर चुकी है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है अमेरिका के गुस्से में कि भाई हम दुनिया का सबसे अमीर कंट्री है, मगर हमारे पास ना फ्री मेडिकेयर है, ना फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन है, ना अफोर्डेबल हाउसिंग है। हम हर महीना चेक टू चेक जीते हैं, और ये सबका दोष वो लोग इसराइल पे डाल रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट बात आ रही है। हाल ही में चार्ली कर्क का जो हत्या हुई, चार्ली कर्क वो नौजवान 32 साल का लड़का, जिसने टॉकिंग पॉइंट यूएसए करके एक बहुत बड़ी कॉलेज कैंपस की मीटिंग संगठन बनाया, पूरे अमेरिका में घुमा, और ट्रम्प को जिताने में सबसे बड़ा रोल उसका था, नौजवानों को मोबिलाइज करने में। ठीक है, मगर ट्रम्प ने बोला था कोई वॉर नहीं होगा, मैं अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करूंगा, वर्किंग क्लासेस की बात करूंगा। ठीक है, मगर आने के बाद उसने तो ईरान पे वॉर किया। तो बाद में चार्ली कर्क को जो जूइश फंडिंग आती थी, ओके, चार्ली कर्क ने सब सवाल खड़े किए, वो व्हाइट हाउस गया था मिलने के लिए ट्रम्प को। और उसके बाद नेथन्याहू और वो लॉबी को समझ आया कि चार्ली कर्क को खत्म करो, क्योंकि अगर उसने बोल दिया तो चार्ली कर्क की हत्या तो, जो भी रिसर्च, और मैं बहुत रिसर्च करता हूँ ये टेरर और असैसिनेशन पे, ये क्लियर है कि चार्ली कर्क की हत्या 10 सितंबर को हुई थी। मोसाद लॉबी ने उसको मरवा दिया था। नेथन्याहू का आके बोलना पड़ा टीवी पे, भाई हमने नहीं किया है। कभी सुना है कि कोई प्रेसिडेंट आके बोलता है कि भाई हमने नहीं किया है? इतना, इतनी बात हो गई थी। उसके बाद और एक मैटर है जोनाथन पोलार्ड का, जो इजरायली स्पाई, अभी तो उसको छोड़ दिया है, मगर जोनाथन पोलार्ड ने इजराइल के लिए स्पाई करके हजारों डॉक्यूमेंट, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट अमेरिका के अंदर से निकाले। ओके, उसके बाद क्लिंटन के टाइम पे उसको छोड़ा गया था। आखिरी में आऊंगा एप्स्टीन फाइल पे, उसके बाद और भी बात होगी। हाँ। एप्स्टीन फाइल्स पे बात हुई क्योंकि जेडी वैंस ने बोल दिया, जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का, कि भाई एप्स्टीन फाइल्स हाईएस्ट हायर लेवल इंटेलिजेंस ऑपरेशन था मोसाड का। तो वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा है भाई, ओके, तो ये कौन सा देश है जो तुम्हारे प्रेसिडेंट को मारेगा, तुम्हारा पैसा खर्च करेगा, तुम्हारी शिप को डुबाएगा? एप्स्टीन फाइल से तुम ट्रम्प को ब्लैकमेल करोगे, ये हमारा दोस्त है क्या शत्रु है? इसलिए इतना गुस्सा पनप रहा है। ओके, ये पूरी पोजीशन पे आज आ चुका है अमेरिका में। एंड देन यू लुक एट दी, आपको कुछ बोलना है, बोलिए सर। मैं यहाँ रुक करके एक चीज, मतलब एक तरह से सम अप कर रहा हूं यहाँ तक जो कुछ आपने बोला है। इसमें JF कैनेडी का कत्ल CIA मोसाद करता है, फिर उसके बाद 9/11 भी वही करता है, चार्ली कर्क को भी CIA मोसाद मारती है। ये हर स्टेज पर इसराइल ही अमेरिका को नुकसान पहुंचाता रहा। और वहां जो आपने कहा कि वो हर महीने के चेक पर डिपेंड करते हैं, वहां एक बहुत आम बात कही जाती है कि डॉलर को देखे हुए महीनों हो जाते हैं, क्योंकि अकाउंट में पैसा आता है और वो सब चला जाता है EMI में और किस्तों में। तो ऐसी हालत में यानी अमेरिकनों का तेल निकाल रखा है इसराइल ने, उसके बाद भी वहां पर हैं। और जो आपने डेटा बताया, 80% लोग जो हैं वो डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स इसराइल के खिलाफ हैं, 45 से 50% रिपब्लिकन रिपब्लिकन। खिलाफ हैं। तो और 50% तकरीबन इंडिपेंडेंट। तो ये तकरीबन अगर टोटल का भी एवरेज निकाला जाए तो कम से कम 60% ऊपर, 60% से सिक्सटी ऊपर परसेंट हो जाता है। इसराइल के खिलाफ हैं। तो अब ये सूरत हाल अब कितनी और चलने वाली है, और क्या आपके पास फैक्ट्स हैं जो आप अपनी बात और मजबूती से जो कुछ आप जी, साबित करना चाहते हैं, बताइए।
जी, इसमें और दो फैक्टर्स है। टोटल मीडिया कंट्रोल जिस पे गुस्सा है, क्योंकि मतलब आप हम लोग समझ सकते हैं ना भारत में कितना गुस्सा है। मगर अभी बिल्कुल। सोशल मीडिया ने इतना बड़ा काम किया कि वो अडानी और अंबानी हमारे सब चैनल खरीद ले, मगर उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। हम्म। वैसे ही हम्म। लैरी एलिसन के थ्रू से टिकटॉक खरीदवा लिया, सीबीएस न्यूज, सीएनएन, ये हम्म। सब के सब जो मेन चैनल्स है, पेपर्स है, ये हम्म। सब इनके हाथ में जा चुका है। तो हम्म। सोशल मीडिया के कारण, इंटरनेट के कारण इतनी बड़ी अवेकनिंग आ रही है कि अभी तक कुछ इसराइल ने $700 मिलियन का खर्चा किया अमेरिका में, मगर उसका 1 रुपया उनको मिल नहीं रहा है सामने से। कि हम्म। पूरा नैरेटिव बदल दो, डिजिटल उनके अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को बैठाया गया, मगर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हम्म। दूसरा, हम्म। फाइनेंशियल सिचुएशन आप देखिए, हम्म। वो उन्होंने कैसे जकड़ के रखा है। ब्लैक रॉक करके जो कंपनी है, वो $15 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करती है। आप सोचो, कुछ तो लोग बोलते हम्म। हैं कि 20, मतलब भारत के 4-5 गुना ज्यादा जीडीपी एक हाँ। एक कंपनी के पास है। और लैरी हम्म। फिंक यहूदी कट्टरवाद है, वो पूरा इजराइल का सपोर्टर है। ठीक है। फिर हम्म। वैनगार्ड कंपनी है। अभी ट्रम्प का जो जैरेड कुशनर भी है, वो भी यहूदी, हम्म। और क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, उसके फादर तो जेल में गए थे। फिर हम्म। हावर्ड लुटनिक जो है कॉमर्स मिनिस्टर, वो एप्स्टीन फाइल में उसका नाम है। ठीक है। हम्म। फिर ये जो पॉल सिंगर है, जिसने पूरी वेनेजुएला की वॉल करवाई, वो ऑयल बैरन है। हम्म। रोनाल्ड लाउडर जो वेनेजुएला के पीछे पड़ा था रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, उसी का जो दामाद है केविन वॉर्श, वो फेडरल रिजर्व का इंचार्ज है। ओके। यूक्रेन वॉर में विक्टोरिया न्यूलैंड जो नियोकॉन है, उसका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि हम्म। यूक्रेन को एक सेकंड इसराइल बनाना चाहते हैं। जब भी ये डूबेगा पैलेस्टाइन में ये लोग, तो कहीं ना कहीं भागने वाले, अर्जेंटीना भागेंगे, यूक्रेन भागेंगे। तो ये सब लोगों की अपनी अपनी तैयारी चल रही है। और वेनेजुएला का भी, मतलब जो जो अभी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स टारगेट हो रहे हैं, जैसे अभी स्पेन को भी पेड्रो सांचेस को टारगेट किया था, ये सब हम्म। के सब पीछे इसराइल है। कि जो जो देश ईरान वॉर के खिलाफ है और जो जो देश पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, वो सभी देशों को टारगेट किया जाए। अभी हम्म। टर्निंग पॉइंट्स जो आए हैं, आई थिंक टर्निंग पॉइंट बहुत बड़ा फैक्टर है जोरान ममदानी फैक्टर। मुझे लगता है थोड़ा सा ओके। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और याद दिला दूं कि जी। जी। डोनाल्ड ट्रंप की जो मौजूदा वाइफ हैं, मेलानिया ट्रंप, वो खुद एप्स्टीन फाइल की तोहफा हैं। एग्जैक्टली। एप्स्टीन एग्जैक्टली। यानी यानी जेफरी यानी अगर एप्स्टीन, यस। यानी अगर हिंदुस्तानी जबान में कहा जाए, रंडी खाने से लाई गई एक औरत है जो फर्स्ट लेडी इस वक्त अमेरिका में बनी हुई है। जी। एग्जैक्टली, वो जेफरी एप्स्टीन की पार्टनर थी, बाद में वहीं से बिल्कुल ट्रम्प के पास आई है। तो आप सोचो कि ट्रम्प कैसे गिरा है। बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल। जैरेड कुशनर के फादर जेल में थे। हम्म। ओके। हम्म। और उसके बाद उसको निकाल के, पार्डन करके, उसको फ्रांस के एम्बेसडर बनाया गया है। ये तो हम्म। हालत है ये ट्रम्प की सरकार के। हम्म। अभी पॉइंट है कि टूटा, कुछ कुछ टूटा, और बाद में मैं आखिरी में आऊंगा नेतन्याहू की तरफ। हाँ। ओके। जोरान ममदानी जो फैक्टर रहा कि न्यूयॉर्क वो शहर है जहाँ सबसे बड़ी जूश आबादी अमेरिका में, मगर वहां जाके जोरान ममदानी इसराइल के जेनोसाइड का विरोध करता है, पैलेस्टीन के सपोर्ट में बात करता है, और अफोर्डेबिलिटी और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करता है। और आज वो हाँ। पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी की धारा बन चुकी है। यही हम्म। होने जा रहा है मिशिगन में, जहाँ अब्दुल अल सैयद, और जोरान की कमाल की बात यह है कि उसको बहुत सारे जूश सपोर्ट है। जी जी कि जी। अमेरिका के अंदर जूस का पोल लिया गया, कि तो उसमें मेजोरिटी जूस जोरान के साथ है, नेतन्याहू के साथ नहीं है। हम्म। ओके। और जब जोरान ने अरेस्ट वारंट की बात की, क्योंकि वही हम्म। पहला था शख्स जो कहा कि नेतन्याहू अगर आएगा न्यूयॉर्क तो मैं इसको अरेस्ट करूंगा, तो अमेरिका में जो आबादी है वो बोलती कि 49% बोलती कि उसको अरेस्ट करो, 27% बोलते कि मत अरेस्ट करो। हम्म। डेमोक्रेटिक पार्टी में 68% आज बोल रहे कि नेतन्याहू को अरेस्ट करो। इंडिपेंडेंस में 55% बोल रहे, रिपब्लिक में कम बोल रहे, 24%। हम्म। मगर मैसिव अमाउंट है नेतन्याहू के खिलाफ ये सोचना, कि जो अपने आप को 1980 से 9/11 तक वहां का राजा महाराजा ही समझता था, हम्म। वो दोनों पार्टियों को चलाता था। हम्म। मगर उसने गलतियां की, मैं उस पर भी अभी आऊंगा। ओके। जी जी जी। देखिए, क्या था कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है नेथन्याहू का, कि वो आदमी ने, हाउ नेथन्याहू लॉस्ट अमेरिका, हम्म। हाउ, हम्म। मतलब नेथन्याहू ने अमेरिका को कैसे खोया। हम्म। अभी नेथन्याहू का जो बैकग्राउंड है, वो एक्चुअली एक फर्नीचर की का एक आउटलेट था इसराइल में, उसका वो अ, अमेरिका में मतलब ही वॉज अ मैनेजर। हम्म। मगर जो इजराइल एम्बेसडर था अमेरिका में, उसने देखा कि ये बंदे में पोटेंशियल है, तो वो 32 साल का था नेतन्याहू, और उससे बोला भाई तू मेरे साथ जुड़ जा, हम्म। क्योंकि तू बोलता बहुत अच्छा है, मार्केटिंग बहुत अच्छा करता है। हम्म। तो उसके बाद उसकी करियर बनने लगी, वो बाद में यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर बना, टीवी पे वही आने लगा, क्योंकि ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन फिलाडेल्फिया, पैदाइशी तो हम्म। अमेरिका का है वो। ओके। हम्म। तो उसकी अंग्रेजी भी वो एक्सेंट वाली नहीं, वो जो जिस तरह की अंग्रेजी वहां बोली जाती है, वैसे ही अंग्रेजी ही बोलता है, हमारा ही बच्चा है, अमेरिका हम्म। का ही बच्चा है जो इसराइल का प्रेसिडेंट है। ये चलता रहा। बट उसने क्या किया, क्योंकि देखो
नेतन्याहू की जो धारा है वो बेसिकली यहूदी कट्टरवाद है, सुपरमिस्ट है। हम्म, तो उसको लिबरल जूस से, अमेरिका के लिबरल जूस से भी नफरत थी, हम्म, और डेमोक्रेटिक पार्टी में जो लिबरल तबका है उससे भी नफरत थी। हम्म, ओके। हम्म, तो जब ओबामा आता है तब वो टारगेट करता है ओबामा को। हम्म, और किस हद तक टारगेट करता है कि हम्म, ओबामा जो JCPO डील P5+1 पास करता है ईरान के साथ। हम्म, ओबामा भी, मैं को ओबामा का सपोर्टर नहीं हूँ क्योंकि ओबामा भी बहुत बड़ा इसराइल का सपोर्टर था, हम्म, मगर ओबामा कुछ तो अपने देश के लिए करेगा। तो हम्म, उसी ईरान डील की कि भाई विदाउट वॉर वी कैन सॉल्व द न्यूक्लियर प्रॉब्लम। ठीक है। हम्म, 2 साल और उसका रिजल्ट आया। तो अब सोचो नेतन्याहू क्या करता है। हम्म, उसका जो रिपब्लिकन पार्टी में सपोर्ट था, तो नेतन्याहू को इनवाइट करते हैं US सेनेटर कांग्रेस में, और वहां आके वो ओबामा का विरोध करता है। हम्म, अब ये कोई देश में संभव है क्या हम्म, कि जो देश का अध्यक्ष है उसके खिलाफ पार्लियामेंट में बाहर का एक जी, लीडर आके जी, उसकी पॉलिसीज का विरोध करे। तो उसमें भी डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत बड़ा विरोध होने लगा हम्म, नेतन्याहू को लेकर। तो ओबामा 2008 से 12 पहला टर्म, 2012 में जो सेकंड टर्म के लिए इलेक्शन लड़ा था मिट रोमनी, वहां हम्म, नेतन्याहू ने मिट रोमनी को सपोर्ट कर दिया। हम्म, अभी तक कोई भी इजरायली प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे दोनों पार्टी के एक दूसरे के खिलाफ किसी ने किया नहीं था। हम्म, मगर ये पक्ष लेगा, जैसे मोदी ने किया था माई फ्रेंड डोनाल्ड, हम्म, भाई उसके लिए वोट करो। अब की बार डोनाल्ड की सरकार, हम्म, तो बाद में डेमोक्रेट्स हमारे खिलाफ हो गए। ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटेजी तो मोदी को नेतन्याहू से मिली होगी कि भाई राइट विंग को बरकरार रखो अमेरिका में। हम्म, एंड पॉइंट ये है कि देखिए, पहले भी टकराव हुए हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, ये लीडर्स के सामने। ओके। अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स का भी प्रॉब्लम आया है, मगर इसने हैंडल बहुत बुरी तरीके से किया है। ओके। मतलब एनीवे, सो द पॉइंट इज के जॉन एफ कैनेडी और डेविड बेन गुरियन का भी तनाव था। और मैंने कहा कि तब तक इसका असैसिनेशन हो गया। जिजाक रबिन और जेराल्ड फोर्ड का तनाव था साइनाई के विड्रॉल पे। रोनाल्ड रीगन और मेनाकिम बिगिन का भी विरोध था, और रोनाल्ड रीगन ने सऊदी को हथियार भेजे थे मेनाकिम बिगिन को प्रेशराइज करने में। जॉर्ज बुश ने भी फंड विठल किए थे इजाक शमीर से जूश सेटलमेंट्स के वेस्ट बैंक को लेकर। मगर ये प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, दोनों पार्टी में इनके जो दलाल बैठे हैं, हम्म, दोनों पार्टियों को अप्रोच करते थे, वहां से साइन करवाते थे, और जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट होता था उस पर दबाव आता था। हम्म, नेतन्याहू ने एक ही पक्षवाद वाली बात की। और हम्म, तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया डेमोक्रेटिक पार्टी का जो लेफ्ट विंग था। देखो बाइडेन भी पूरा सपोर्टर था, कमला हैरिस का भी वही प्रॉब्लम। ओके। हम्म, मगर क्या हुआ कि बाइडेन और कमला हैरिस को लेफ्ट विंग ने बराबर से काउंटर किया। ओके। और हम लोग देखते हैं कि जब कमला हैरिस इलेक्शन के लिए खड़ी होती है, तो बहुत बड़ा तबका डेमोक्रेट्स का वोट करना ही नहीं जाता, हमको नहीं वोट हम्म, करना है तुम्हारे लिए। हम्म, तो गाजा वो फैक्टर बना जिसमें कमला हैरिस हारी, ये बार बार बोल रहा हूं। और ये जो रिपोर्ट डेमोक्रेट्स की इंटरनल निकली थी ये 2024 के चुनाव को लेकर, वो रिपोर्ट ही उन्होंने दबा दी है। गाजा का उसमें जिक्र ही नहीं है। ठीक है। हम्म, सो नाउ द पॉइंट इज, और एक बड़ा फैक्टर है नेतन्याहू का कि जैसे मैंने कहा वो लिबरल जूस को नफरत करता है। हम्म, और उसकी जो सरकार बनी है इसराइल में, वो जो मीर कहाने जो रबाई था, एकदम कट्टर रबाई, जो मैसेकर की बात करता था कि ये हमारे नाखून के बराबर नहीं है लोग। ओके। एक यहूदी ने बोला कि एक यहूदी 10 मिलियन पैलेस्टीन्स के बराबर होता है। हम्म, वो तो हमारी बराबरी की जो बात करो, तो कौन आता है उसकी सरकार में? बेन गवीर, स्मोत्रिच, इस किस्म के एकदम राइट विंग किस्म के यहूदी आ जाते हैं। और इजरायली सोसाइटी एक्सट्रीम राइट विंग की तरफ चली जाती है। लोग बोलते हैं कि लोग अलग सरकार अलग। भाई सब जगह नहीं होता है। ये सरकार और लोग एक ही टाइप के पार्लियामेंट में हम्म, दिखता है। हमारे देश में तो फिर भी मतलब जनता बहुत ही अलग है। अगर इलेक्ट्रल स्कैम्स ना हो, ईवीएम वीवीपैट निकल जाए तो पता चल जाएगा सबको। ओके। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसलिए क्या हुआ कि लिबरल जूज, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस अमेरिका में इसराइल से इसके कारण भी दूर होने लगे। इसलिए नेतन्याहू ने जो अपने तरीके से इस देश को, अभी जो लेटेस्ट वीडियो आया है, मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, हम्म, पीट हेगसेट जो डिफेंस सेक्रेटरी है, उन दोनों को उंगली बता बता कर नेतन्याहू उनको सबक सिखा रहा है। दोनों के हम्म, पसीने छूट रहे। हम्म, ये लेवल पे तो नेतन्याहू का कंट्रोल है। ओके। और एप्स्टीन फाइल, एपैक फंडिंग, ब्लैकमेल, ये सब तरीके से इन्होंने, और क्रिश्चियन जायनिज्म,
हम्म। अभी आना होगा क्रिश्चियन चर्चेस का, क्योंकि बहुत बड़ा काम हुआ है और मैं जल्दी वो रैप अप हाँ, करूंगा। जरा ब्रीफ में बताइए, हमारे पास वक्त जरा कम रह गया है। बहुत जी। कम है, हाँ। कम है। देखिए हम्म। क्या हुआ है कि एक तो आपके दर्शकों को एक डिक्लेरेशन है, द 2006 जेरूसलम डिक्लेरेशन रिजेक्टिंग क्रिश्चियन जायनिज्म। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहूदी धर्म का भी जायनाइजेशन हुआ, और हम्म। उसका क्या मतलब है कि ईसा मसीह क्रिश्चियन धर्म से के केंद्र से हटाकर उन्होंने इजराइल को डाल दिया, कि हम्म। इजराइल को क्या होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि ईसा मसीह कब आएंगे। हम्म। ठीक है, हम्म। तो न्यू टेस्टामेंट कम इंपॉर्टेंट हो जाती है, जूइश ओल्ड टेस्टामेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बाद में जंग, साम्राज्यवाद, मैसेकर, मतलब जो प्यार और मोहब्बत के नबी है हम्म। ईसा मसीह, हम्म। तुमने ईसाई धर्म को एक वॉर का धर्म बना दिया, अनरिकग्नाइजेबल बना दिया। और उसका सबसे बड़ा असर तो पैलेस्टाइन पे। तो वहां हम्म। से ये चर्चेस काम करने लगे कि भाई मेरे ईसाई बंधुओं जो दुनिया में है, वेस्ट में है, तुम हमको भूल गए, हमको देख नहीं रहो भाई, यहाँ से तो ईसाई धर्म यहाँ से पैदा हुआ था, आज ईसाई धर्म यहाँ खत्म हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट पेन बहुत जरूरी है। हम्म। दूसरा क्या हुआ कि काइरोस एक्यूमेनिकल बॉडी बनी है, खास करके प्रोटेस्टेंट चर्चेस की, और उसमें कैथलिक चर्चेस को भी जोड़ा है, कि हम लोग साथ में आ जाए, और ये पूरा जो जायनाइजेशन है जो ईसाई धर्म को भी खत्म कर रहा है और पैलेस्टाइन को खत्म कर रहा है, तो उसको लेकर हम लोग को मिलकर काम करना चाहिए। तो वर्ल्ड हम्म। काउंसिल ऑफ चर्चेज है, और उसमें कुछ 500 मिलियन क्रिश्चियंस है, प्रोटेस्टेंट खास करके, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा प्रोटेस्टेंट का है, मगर कैथलिक्स पे भी ये असर हुआ है। तो तो आप देखेंगे कि इनका जो ये जो अलग अलग चर्चेज है, ओके, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स में जो खास करके जो प्रेस्बिटेरियन चर्च है, हम्म। यूनाइटेड चर्च ऑफ क्राइस्ट, यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च, एपिस्कोपल चर्च एंड इवेंजेलिकल लुथेरन चर्च, यूके यूके में भी ये वो है, इटली में है, फ्रांस में है, सब जगह ये फैल रहा है कि हम्म। बॉयकॉट डाइवर्समेंट सैंक्शंस फ्रॉम इसराइल। और इसराइल हम्म। इसको एंटी सेमिटिज्म ये वो, मगर अभी कुछ चल नहीं पा रहा है, वो सब हम्म। मामला खत्म हो चुका है। हम्म। उसके साथ मैं आऊंगा और एक मामले, फिर इसको अपन रैप अप करेंगे। हाँ। ओके, कि ईसा मसीह और मदर मेरी के लिए बहुत नफरत और बहुत घृणा है ये कॉन्जर्वेटिव यहूदियों में। हम्म। ओके, और ये भी मैं 5 साल पहले भी समझ गया था, मगर अभी लोग लिखने लगे हैं। ओके, कि बेसिकली ईसा मसीह के बारे में इतने बुरी शब्द लिखे हैं उन्होंने। हम्म। हम्म। ओके, सब डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग, मैं आपके इस पे भी जी। पोस्ट कर दूंगा। ओके, जी। तो के ही इज बॉइलिंग इन शिट इन हेल, वो मर चुके हैं, हम्म। और वो हेल में है, दोजक में है, और वो वहां अपने संडास में उनका हाल हो रहा है। मदर हम्म। मेरी के बारे में बहुत बहुत इंसल्टिंग टर्म्स है, और ये सब हम्म। अभी क्रिश्चियन समझ रहे हैं। पहले हम्म। कोई नहीं पढ़ता था, हम्म। मगर अभी वो लोग सब समझ रहे हैं। हम्म। दूसरा मुझे बोलना है कि ये जो बच्चों को मारने का काम चल रहा है, वो कहाँ से आता है? हम लोग बोलते रहते हैं, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पूरी झूठी बात है। हम्म। और ओल्ड टेस्टमेंट से वायलेंट किताब दुनिया में है नहीं, मनुस्मृति भी उसके सामने कुछ नहीं है। हम्म। ओके, तो आप मतलब जो बच्चों को मारने का काम नेथनियाह ने अनाउंस किया था, उनको एमलेकाइट्स बोला था। ओके, तो मैं दो ही पढ़ूंगा, मेरे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। नंबर्स 31:17। ओके, देयर इन्फेंट्स विल बी डैश्ड इन पीसेस बिफोर देयर आईज, देयर हाउसेस विल बी प्लंडर्ड एंड द वाइज रेविश। मतलब उनके बच्चों को उनके सामने मारा जाएगा, हम्म। उनके घरे जलाए जाएंगे, और उनकी बीवियों को बलात्कार होगा। ये उनके धर्म ग्रंथ में है भाई। हम्म। Isaiah 13:16. Now go and strike Amalek and utterly destroy all that they have. Do not spare them. Kill both man and woman, child and infant. मतलब हम्म। बच्चे और इन्फेंट, इन्फेंट हम्म। मतलब दूध पीते हैं बच्चों को भी मत छोड़ो। ये हम्म। उनके धर्म ग्रंथ में है, इसलिए वो जो कर रहे हैं उनके धर्म ग्रंथ के हिसाब से कर रहे हैं। ओके, जो इसलिए गाजा मैंने, में जो कुछ हुआ, जो गाजा में जो कुछ हुआ कत्लेआम, उन्होंने अपने मजहब की किताब की बुनियाद पर किया है। ये एग्जैक्टली ये है एग्जैक्टली। ये है इनकी हकीकत, ये है जायनिज्म। इसको जिविश नहीं कह सकते, बल्कि जायनिज्म नजरिया है ये पूरी की नहीं नहीं पूरी। जी। नहीं हाँ। नहीं नहीं नहीं, देखिए, हाँ। मैं वापस बता रहा हूँ हाँ। कि ओल्ड टेस्टमेंट कोई जायनिस्ट किताब नहीं है, वो जूइश किताब है। यानी आप कह रहे हैं ठीक है, जिविश मजहब में ऐसा है। अरे मैं इसलिए तो जूइश कट्टरवाद की बात कर रहा हूँ ना भाई। हाँ। हाँ, बिल्कुल देखो, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे क्रिश्चियंस ने क्रिश्चियन मदद को छोड़ा है हम्म। जब उन्होंने ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ा। ये इतनी हम्म। हिंसा हम्म। कहाँ से आ हम्म। गई भाई? हम्म। ये हम्म। ईसा मसीह का मैसेज और हम्म। ओल्ड टेस्टमेंट के मैसेज में बहुत अंतर है। तो ईसा हम्म। मसीह को नफरत क्यों करते हैं? जी। ईसा मसीह जी। को इसलिए नफरत करते हैं कि जो यहूदियों का सुप्रीमेसी था, हम्म। कि हम ही है, हम्म। हम ही हम्म। सुप्रीम है। हम्म। तो ईसा मसीह बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं भाई, हम लोग सब एक ही है।
बिल्कुल ओके। बिल्कुल और बिल्कुल। इसलिए मैथ्यू किताब में, न्यू टेस्टमेंट किताब, एक वर्स आता है, ब्लेसेड बी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड हु आर द पीस मेकर्स। जो हम्म अमन की, शांति की बात करते हैं, हम्म, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। बिल्कुल बिल्कुल कौन पैदा बिल्कुल। हुआ और कौन ब्राह्मणवादी मनुस्मृति वाला मामला है, और कोई चोजनेस है, और जो वहाबी इस्लाम है वो भी अपने सुप्रीमेसी वाली बात लाते हैं। हम्म हम्म वो ईसा मसीह ने आके सब बंद कर दिया था। ओके, हम्म। इसलिए उसको नफरत करते हैं लोग। आखिर में जरा सम अप कर दीजिए 1-1.5 मिनट में, जी ताकि लोगों को फिर से पूरा नतीजा समझने में आसानी। जी जी जी। देखिए, पॉइंट क्या है कि जो हम जैसे लोग को भी 5 साल पहले भी नहीं दिख रहा था कि इसराइल का जो होल्ड अमेरिका में वो कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, वो आज दिख रहा है, बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ओके। उसके कारण ये है कि इसराइल के खुद के एक्शन, इसराइल के खुद के शब्द, इसराइल के अंदर जो धर्म ग्रंथ में जो कट्टरवादी, हिंसक, जेनोसाइडल जो वर्सेस है, वो सब आज दुनिया के सामने आ चुका है। अमेरिका में गुस्सा ये है कि एपैक का पैसा, एप्स्टीन की ब्लैकमेल, वहाँ जॉन एफ केनेडी के असैसिनेशन, एप्स्टीन फाइल के माध्यम से जो ट्रम्प और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और कॉर्पोरेट लीडर्स को कंट्रोल करते हैं, ये सब का गुस्सा भी पनप रहा है इसराइल में, अमेरिका हम्म में, हम्म कि हमारे पैसा, हमारे $8 ट्रिलियन का खर्चा किया, हम आज कंगाल है, हम चेक टू चेक रहते हैं, और हमारा पैसा जा रहा है इसराइल को। अभी ये सब बंद होना चाहिए। और हम्म ये जो ईरान वॉर है, जहाँ ईरान वॉर में लोग हार चुका है, हम्म और फिलिस्तीनी लोग इतना सब, 9 हिरोशिमा नागासाकी सहने के बाद भी आज भी गाजा में है, हम्म और ये पूरा जो एक्स ऑफ रेजिस्टेंस है, या जिसके सामने लोग जीत नहीं सकते, हार ही रहे हैं, ये पूरी की पूरी कहानी आज इसराइल को उन्होंने बेनकाब कर दिया है। ओके। और यानी नेतन्याहू यानी सबसे यानी बड़ा ब्लेम है, हाँ। नेतन्याहू टू ब्लेम फॉर द हम्म एंटायर डाउनफॉल ऑफ इसराइल। नेतन्याहू पर पूरी जिम्मेदारी है इजराइल के डाउनफॉल की। यानी इसमें दोनों तरफ से, मैं बिल्कुल आखिर में, दोनों तरफ से अमेरिका में सपोर्ट खत्म हो रही है, और यहाँ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मजबूत हो रही है। इन दोनों को यस। अगर मिलाकर के देखा जाए तो वो 2028 वाला टारगेट जो आप बताते हैं वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मिथी बोरवाला साहब, आपने बहुत स्टडी करके बहुत से तारीखी हकायक और जो मजहब के नाम पर कत्ले आम का की इजाजत देते हैं वो भी आपने बहुत ही खुल करके बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाजरीन से, देखने वालों से कहूंगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग